डेटा का बहुत बहुत महत्व है। हमारे पास पूर्व छात्रों का डेटा है क्या? एक सूची होना अलग है, डेटा अलग है। नहीं है मुझे पता, लेकिन होना चाहिए। तो डेटा में वो कार्यकर्ता कब पास हुआ, बाद में आगे उसने क्या पढ़ाई की, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उस जो भी कुछ काम किया है, कर रहा है, उसका अनुभव है, उसके स्किल सेट्स है, वर्तमान में कहाँ है। हो सकता है वह कहीं कला के क्षेत्र में काम कर रहा है, नाम करवा रहा है, कोई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है, उसने कौन सी पढ़ाई की है, मैनेजमेंट पढ़ाई की हुई कितने लोग हैं, साइंटिस्ट कितने बने हैं, इंजीनियर कितने बने हैं, डॉक्टर कितने बने हैं, खेती करने में कितने लगे हैं, स्वयं का एंटरप्रेन्योरशिप उद्योग शुरू कैसे कितने हैं, विदेश में कितने हैं, गांव में जाकर जिन्होंने बसने का निर्णय किया ऐसे कितने हैं, वकालत कितने लोग कर रहे हैं, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। इसलिए एक डेटा हमारे पास पूर्ण होना चाहिए। वो डेटा का एक फॉर्म आता है, उसका एनालिसिस एक झटके में आप कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कितने एडवोकेट्स हैं, कितने उद्योजक हैं, कितने IAS या IPS अधिकारी हैं, उन सब का आपकी संख्या हजारों की होगी, उनका एग्जैक्ट डेटा आएगा। ये डेटा हमारे पास है क्या? शायद नहीं होगा। आजकल डेटा बहुत बड़ा एसेट है। लोग तो वो डेटा सप्लाई करके खूब पैसा कमा रहे हैं। उनको पैसा कमाना नहीं है, उपयोग करना है। इस फॉर्मेट में चाहे जितनी जानकारियां उनसे उस ले सकते हैं, इसकी पहले तैयारी करनी पड़ेगी। उसी तरह हमारे जितने अभिभावक, जिन्होंने कहा वर्तमान अभिभावक, उनका पूर्ण डेटा। एक पूर्व छात्र है, उसमें भी तो जो अभिभावक थे, उसमें भी उनका पूरा डेटा। कठिन नहीं, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा, उस फॉर्मेट में एकत्र करना पड़ेगा। हो सकता है उनका भी स्थान बदला हो, अभी के स्थान की जानकारी हमारे पास चाहिए। तो इन सब का उपयोग करना है हमको। समाज परिवर्तन में विद्यालय की भूमिका, ऐसा विषय दिया है। तो इन सब का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है इफ वी कैन कनेक्ट विद देम। जनरल बात करेंगे और स्पेसिफिक, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट मानो, हमारे कल्पना करो 10,000 छात्र हैं, उसमें से मानो 500 लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनका निश्चित उपयोग कर सकते हैं। इतने डॉक्टर्स हैं, इतने प्रोफेसर्स हैं, इतने वकील हैं, इतने उद्योजक हैं, और ऐसे तरह तरह के। तो अभिभावकों का भी इसमें एक डेटा हमारे पास चाहिए। फिर हमारा जो बिल्डिंग, भवन या एसेट है, इसमें और छोटा इन्वेस्ट करेंगे और अच्छी कुछ बातें डेवलप हो सकती है। फिर समाज परिवर्तन के विषय में बाद में आऊंगा, परंतु जो ग्राम भारती की बात हम कर रहे हैं कि उसने गांव में रहकर ही कुछ करना चाहिए। तो विद्यालय के सामान्य विषय हमारी संस्कृति, महाभारत, रामायण सारा सिखाएंगे, लेकिन उसको आज आवश्यक है ऐसे कोई वोकेशनल कोर्सेस हम वहां शुरू कर सकते हैं क्या? जिन लोगों ने गांव में रहने का निर्णय किया है, जैसे एक डेटा हम कर सकते हैं कि जहां जहां हमारे विद्यालय, अपने विद्यालय में अधिकतर लोगों अभिभावक खेती करने वाले होंगे, क्या है सही, क्या है खेती है ना। मेरा एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है, जितने लोग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होते हैं
वो कोई खेती नहीं करते, वो नौकरी करते हैं और किसानों को सलाह देते हैं। और जो खेती करने का चुनते हैं उनको खेती का प्रशिक्षण नहीं होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बातें, बाकी सारी बात है। तो उनको जिन्होंने खेती करने का चुना है, दोज आर सिलेक्टेड कि हम फार्मिंग करेंगे। और अच्छी फार्मिंग क्या हो सकती है इस वातावरण में? सॉइल टेस्टिंग का महत्व है, पानी की हमारी कैसे उपलब्धता है, पानी का उपयोग कम करते हुए लेकिन बिना सोचे अधिक पानी का उपयोग करते हैं, जो खेती के लिए बहुत फायदेमंद नहीं है और वाटर लेवल नीचे जा रही है। तो कृषि विज्ञान केंद्र अलग है। तो विद्यालय के माध्यम से हमारे पास भवन है, रचना है। रविवार के दिन हम वहाँ के आसपास के युवा किसानों को बुलाकर खेती कैसे करनी चाहिए, नए ट्रेंड्स उसमें क्या कर सकते हैं, जो परंपरागत फसल है उसके बदले को नया क्या दे सकते हैं, ऐसे एक्सपर्ट टॉक उनका प्रशिक्षण के लिए क्या हमारे विद्यालय के भवन का उपयोग हो सकता है? जिनको गांव में रहकर कुछ मार्केटिंग करना है, कुछ मार्केटिंग के हैं, एडवर्टाइजमेंट के हैं, पत्रकारिता के हैं, ऐसे कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेस छात्रों के लिए ही हम साथ साथ कर सकते हैं। रविवार के दिन जो हमारे 8वीं 9वीं के बाद के छात्र होंगे उनके लिए, ऐसे जो आगे भविष्य में उनको नौकरी के बदले अपना कुछ खुद का शुरू करना है, तो एडिशनल स्किल्स चाहिए। ऐसे स्किल्स सिखाने के लिए हो सकते हैं हमारे पास पूर्व छात्रों की अच्छी सूची आएगी, उसमें से कुछ लोग वहाँ पर ट्रेनर, प्रशिक्षक के नाते आ सकते हैं। हो सकता है वो 7 दिन छुट्टी लेकर भी यहाँ आ सकते हैं। उनको कनेक्ट करने वाला कोई चाहिए और विद्यालय के माध्यम से अगर आह्वान होता है तो अवश्य आने की संभावना ज्यादा है। फिर गांव में जिन्होंने रहने का तय किया है या रहना कैसा लगता है, उनको अभी अनेक सरकारी स्कीम्स ऐसी आ रही है कि लोग गांव में बैठे बैठे उनको अनेक संसाधन उपलब्ध है, सुविधाएं उपलब्ध है, अनेक स्कीम्स का सीधा उनको फायदा हो सकता है, उसकी जानकारी उनको है नहीं। सरकार तो अपने सरकारी तंत्र पर काम करेगा कि विद्यालय की जो अपनी सुविधाएं हैं, बिल्डिंग, भवन, बिजली, पानी की व्यवस्था है, उसका उपयोग करते हुए ऐसे जो गांव में रहने वाले लोगों के लिए अनेक प्रकार के स्कीम, जिसका वो सीधा सरकारी स्कीम्स का लाभ उठाकर कुछ नया कर सकते हैं, ऐसे स्कीम्स की जानकारी देने की व्यवस्था हो सकती है क्या? इस पर काम करना चाहिए। तो पूर्व छात्र, वर्तमान छात्र, पूर्व छात्रों का अभिभावक, वर्तमान छात्रों का अभिभावक, गवर्नमेंट स्कीम, सरकारी में भी काफी अपने लोग होंगे, वे भी आ सकते हैं। इसका ठीक से योजना करना, योजना स्तर पर दुर्लभ, ऐसी योजना भवन, उसमें कुछ बातें वहाँ वगैरह है तो एडिशनल करनी है। बाकी ऐसे वोकेशनल कोर्सेस या ऐसे स्किल्स ट्रेनिंग के लिए आवश्यक है। तो जो ट्रस्टी मंडल है हमारे, जो कुछ प्रबंधन समिति स्कूल की, वो मिलकर उसके लिए कुछ विशेष इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूर्व छात्रों का भी सहायता हो सकती है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन इसके माध्यम से और इनके माध्यम से हमको, जैसे मैंने सुबह कहा, ऐसे गांव में जाकर जिन्होंने, जैसे मेरी सबसे बड़ी दीदी है, मुझसे 4 साल बड़ी है,
उसने 74 में उसने MBBS पास किया। उस जमाने की बात है। स्वाभाविक घर में शादी की बात निकली थी तो उसने कहा पिताजी को मुझे छोटे गांव में प्रैक्टिस करनी है, ऐसा प्रैक्टिस करनी, छोटे गांव में चलने वाला डॉक्टर लड़का जीवन साथी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगी। पिताजी मान गए। मुझसे 2 साल छोटी बहन के लिए लड़का देखता रिश्ता देखना शुरू हो गया था। इसमें इमरजेंसी आई, पिताजी जेल में गए, चाचा जेल में थे दिशा में। एक दूर के हमारे रिलेटिव रिश्तेदार ऐसे हमारे घर मिलने आए। बात में देखा करुण लड़के घर में शादी के बारे में पूछा, माँ ने बताया उसका ऐसा है। उनके ध्यान में एक लड़का था जो एक क्लास 1 अधिकारी का इकलौता लड़का था। MBBS में प्रवेश मिलते 70s की बात है, तब तो मेडिकल प्रवेश मिलना मतलब स्वर्ग चुना जैसा था। इसलिए उनके पिताजी ने नागपुर के बड़े पॉश एरिया में एक प्लॉट लेके रखा था। MBBS के बाद वहां पर दवाखाना शुरू करेगा, ऊपर घर बनाएगा, रिटायरमेंट हम वहां देंगे, बेटा इकलौता है। लेकिन उनके मन में भी छोटे गांव में प्रैक्टिस करने की इच्छा थी। ऐसे जीवन साथी को ढूंढ रहे थे। तो दोनों का मिलना हुआ, दोनों को विचार पसंद आए, फिर दोनों मिलकर हमारे पिताजी को जेल में मिलने गए, उनका आशीर्वाद दिया और पिताजी से परिचय पत्र लेकर नागपुर के आसपास 6 गांव में जाकर सर्वे करके आए, कहाँ शुरू करेंगे। उनके गांव चुनने का आधार क्या था? पहले क्राइटेरिया कि वहां कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं होना चाहिए, ऐसा गांव चुनेंगे। जहां अधिक आवश्यकता ऐसा गांव चुनेंगे, लेकिन वहां शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो ताकि बच्चों की पढ़ाई ठीक हो। दोनों को देखकर उन्होंने गांव चुना जो नागपुर से 80 किलोमीटर दूर था। हमारा कोई रिलेटिव वहां नहीं, कोई संबंध नहीं। और 15 अगस्त 1976 को वहां उनके OPD का उद्घाटन हुआ। दिसंबर 76 में उनकी शादी हुई। उस समय भी ऐसे लोग हैं कि जो ध्येयवाद के नाते ऐसे छोटे गांव में जाकर उसका जो उनको समस्या तो आई होगी। आज तो ऐसे अनेक लोग हैं। ऐसे लोगों की जानकारी डेटा एकत्र करने में हमारा नेटवर्क काम आएगा। सही जानकारी मिलेगा, उसी में हमारे जो पूर्व छात्र आज पत्रकार बने हैं उनका उपयोग करते हुए उनकी स्टोरीज बनाकर हम मीडिया में प्रकट, ताकि ये सब विद्यालय के नाते हमारे जो एसेट्स है उन सब का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ये फिर समाज परिवर्तन की बात आती है तो समाज परिवर्तन में एक महत्व का परिवर्तन ये करना है कि सारी अत्याधुनिक पढ़ाई करने के बाद भी मैं नौकरी मांगने वाला नहीं बनूंगा, मैं कुछ न कुछ अपना काम शुरू करने वाला बनूंगा। पहले भारत समृद्ध था, नौकरी लोग मांगते नहीं थे, खुद का ही काम करते थे। ये नौकरी मांगना, जॉब वगैरह करना, ये सब अंग्रेजों के बाद सारा शुरू हुआ है, उसके पहले नहीं था। तो ये उनको बीज उनके मन में डाल सकते हैं इसको, और वो ऐसा बने, इसके लिए उसका आत्मविश्वास बढ़े, ऐसे एक्स्ट्रा स्किल्स, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग उसको सिखा सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, अन्य मैनेजमेंट के विषय है, अनेक सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे तो वो सोच सकेगा यहाँ से मुझे ये प्राप्त हो सकता है, ये योजना है, मैं गाँव में जाकर कुछ नया करूँगा। खेती के अलावा खेती करने वाला मुझे विचार आता है, अगर अधिकारी छात्रों के अभिभावक खेती करने वाले हैं तो इन छात्रों को भी हम रविवार को कुछ खेती के प्रत्यक्ष अनुभव सिखा सकते हैं। खेती उनके द्वारा वहाँ एक जमीन एक लेनी चाहिए, प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल अनुभव कैसा होता है
वो सिखाना, अनुभव कराना। जैसे श्रमानुभव नाम का एक प्रकार, श्रमदान के बोले उनका, हमें श्रमानुभव करना है ताकि वो तय करे मुझे, और इस प्रकार के काम में किस प्रकार का आर्थिक उपार्जन अच्छा हो सकता है, हम आराम से पर्याप्त मात्रा में धन कमा सकते हैं। ये इस भूमिका में उनको तैयार करना ये आवश्यक है। दूसरा ऐसा है कि कोई जाति, निचली जाति, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये शब्द प्रयोग हमारे कहीं भी नहीं आने चाहिए। कास्ट रहेगी, मैंने शायद सुबह का जाति व्यवस्था है वो नहीं है, जाति है, रहने में दिक्कत नहीं है। जाति भेद गलत है, ये निचला, ये उपला, ये अस्पृश्य, ये सवर्ण, ये बातें गलत है। भिन्न जाति है, हिंदू समाज का अंग है। ऐसा एक समता का भाव हम सहज कार्यक्रमों के माध्यम से निर्माण कर सकते हैं। लड़का लड़की में एक बायोलॉजिकल डिफरेंस किसी है, बाकी उनके पढ़ने के, आगे बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए, वो समान ही है एक अर्थ में। यह भाव निर्माण करना आवश्यक है। एक शब्द करियर है, करियर, करियर शब्द का भारतीय भाषा में अनुवाद नहीं है। जैसे विवेकानंद ने कहा था 1893 के शिकागो स्पीच में कि एक्सक्लूजन के लिए भारतीय भाषा में शब्द नहीं है, कन्वर्शन के लिए भारतीय भाषा में शब्द नहीं है। ब्लास्फेमी, थियोक्रेटिक इनकी कल्पना ही भारतीय नहीं है। दृष्टि क्या देनी चाहिए, हम छात्रों को ये दृष्टि दे सकते हैं क्या? तो 70 के आसपास की बात है, 1970, 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को उनके अंग्रेजी टीचर ने एक निबंध ऐसे लिखने के लिए कहा, विषय था एम ऑफ माई लाइफ। तो सर्वाधिक छात्रों ने लिखा निबंध, पहला वाक्य सबका एक था, एम ऑफ माई लाइफ इज टू बी डॉक्टर। क्योंकि डॉक्टर का क्रेज था, सब लोग बने होंगे कि नहीं, लेकिन लिखने में क्या है, उससे कम संख्या में विद्यार्थियों ने लिखा द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बी इंजीनियर, और बाकी लोगों ने लिखा टू बी एन IAS ऑफिसर। नहीं, चौथा लिखा नहीं किसी ने। परंतु एक विद्यार्थी के पिताजी ने उसको निबंध लिखवाया था, उसका पहला वाक्य डिफरेंट था, अलग था, दूसरा वाक्य स्पेशल था, विशेष था। पहला वाक्य था द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बी सोशल रिवोल्यूशनरी, समाज परिवर्तन करना यह मेरे जीवन का ध्येय है। दूसरा वाक्य था टू अर्न माई लाइवलीहुड आई मे बी ए डॉक्टर और इंजीनियर और IAS ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर। यानी ये लड़का डॉक्टर नहीं बनेगा ऐसा नहीं है, वो उसके जीवन का ध्येय नहीं होगा, तो ये जीवन चलाने का साधन होगा। तो साधन अच्छा होना चाहिए ऐसा सोचने में गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन साधन साधन कैसे बन सकता है? कोई व्यक्ति कहीं रोज साइकिल पर जा रहा है, बारिश में, गर्मी में, ठंडी में उसको तकलीफ होती है, उसको विचार आता है कि मैं मोटर बाइक एक खरीदूंगा, मोटरसाइकिल, तो आराम से जाऊंगा। मेहनत करता है, लोन लेता है, पैसे इकट्ठा करता है, बाइक खरीदता है, गलत तो कुछ नहीं है। बाइक से जाने वाले व्यक्ति को कार में जाने का विचार आना मन में गलत नहीं है। फिर मेहनत करेगा, लोन लेगा, कार खरीदेगा। कार वाला भी ओमनी, मारुति के बदले हुंडई, फॉर्च्यूनर, लैंड रोवर ऐसी कोई बड़ी गाड़ी का विचार करेगा, उसमें भी गलत नहीं। जाना कहाँ है वही पता नहीं, सब साधनों की पीछे पड़े। और जिनके जीवन का ध्येय डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, IAS अधिकारी बनना ऐसा है,
25-26 साल आयु में ध्येय पूर्ण हो गया, एम इज फुलफिल्ड, आगे क्या एक्शन, एमलेस लाइफ। तो जीवन भर चलने के लिए एक ध्येय होना चाहिए। जीवन चलाने का साधन कुछ भी हो, जब ध्येय तय होता है तब दिशा तय होती है, दिशा तय होती है तो अपने आप प्राथमिकता तय होती है। भोपाल स्टेशन पर मैं गया, मुझे दिल्ली जाना है, तो नागपुर जाने वाली ट्रेन आएगी, एसी कोच का कंडक्टर मुझे बुलाएगा, चलो भैया एसी कोच में तुमको अच्छा आइसक्रीम खिलाऊंगा, फ्री राइड, बैठ जाओ। मैं बैठूंगा क्या? नहीं, क्योंकि मेरा तय है मुझे दिल्ली जाना है। कहाँ जाना तय नहीं, गाड़ी में बैठना अच्छा होगा तो मैं किसी गाड़ी में बैठ जाऊंगा, कहाँ पहुंचूंगा पता नहीं। और दिल्ली जाता है, दिल्ली जाने वाली गाड़ी में चाहे जितनी भीड़ हो मैं घुस जाऊंगा, चाहे जितना कष्ट हो। तो प्रायोरिटीज, प्राथमिकता है तय होती है, उसके कारण जीवन में गति आती है। और गतिशील जीवन ये नदी के बहते पानी के समान स्वच्छ रहता है, उसमें ऊर्जा होती है, अनेक काम कर सकते हैं। तालाब का पानी स्टैग्नेंट है, पानी तो है, उसमें न गति है न ऊर्जा है, वहां अधिक दोष निर्माण होती है। तो एक जीवन का ध्येय अलग है, साधन अलग है। ध्येय तय होता है, साधन कैसा भी हो यात्रा चलते रहती है। और अच्छे साधन प्राप्त करने का प्रयत्न करने में गलत कुछ नहीं है। ये बहुत महत्व की बात है। करियर करने में केवल पैसे की बात आती है, बाकी जीवन में ऊर्जा नहीं है। ये अगर हम ठीक से बात दिमाग में डाल सकते हैं, उनके जीवन में एक गति आती है। गतिशील जीवन, जैसे नदी का पानी बहता है, उसका एक मंद संगीत बनता है। ऐसे गतिशील देखकर अनेक लोगों को देखकर भी अच्छा लगता है, अपने उसका एक सुगंध, उसके आसपास लोगों को अच्छा लगता है, ये ध्यान में आता है। तो ऐसे एक दृष्टि जीवन की देना, स्त्री पुरुष में बायोलॉजिकल डिफरेंस के सिवाय अन्य भेद नहीं है, यह बात मन में कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से डालना, बताना। सब सारे समान है यह मानना, सारा भारत एक है, हमारी भाषा विभिन्न है, पूजा पद्धति विभिन्न है, हमारे हर एक के उद्योग विभिन्न है, आर्थिक स्थिति में भिन्नता होगी। कोई वनांचल में रहने वाला, नगरों में रहने वाला, पहाड़ पर रहने वाला, मैदान पर रहने वाला, गांव का, शहर का, गरीब अमीर, बड़ा अनपढ़, फिर भी हम सब एक है, क्योंकि हम एक संस्कृति के वारिस है। जैसे मैंने जो कहा, भारत की जो अध्यात्म आधारित जीवन दृष्टि है, जो भारत की आध्यात्मिक पहचान है, ये पहचान हम सबको अपनी लगती है, इसलिए हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये एकता का भाव मजबूत रहता है तो फिर विविधता का उत्सव मनाने का मन होता है और विविधता भेद नहीं रहता है। रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा कि अनेकता में एकता देखना और विविधता में ऐक्य प्रस्थापित करना, यही भारत के अंतर में पड़ा हुआ धर्म है। इसलिए भारत विविधता को भेद नहीं मानता और पराये को दुश्मन नहीं मानता। नए मानव समूह के संघर्ष से हम भयभीत नहीं होंगे, उनके संघर्ष से उनकी विशेषताओं को पहचान कर उनको प्रिजर्व कायम रखते हुए उनको साथ लेकर अपने साथ चलने की विलक्षण क्षमता भारत रखता है। इसलिए भारत में हिंदू मुसलमान बुद्ध ईसाई परस्पर लड़ते हुए दिखेंगे, पर वे परस्पर लड़कर मर नहीं जाएंगे, वे सामंजस्य स्थापित करेंगे। यह सामंजस्य अहिंदू नहीं होगा, वह होगा विशेष भाव से हिंदू। हिंदू शुद्ध रिलीजन नहीं है, यह सांस्कृतिक पहचान की बात है। टैगोर ने कहा
जैसे हमारे शब्दों को चलता है गंगा जमुनी संस्कृति, सुना होगा आपने। लोग कहते हैं भारत की परंपरा गंगा जमुनी तहजीब हो गए। अब गंगा जमुनी तहजीब ये संकल्पना भारतीय नहीं है, क्योंकि गंगा यमुना जहाँ मिलती है संगम स्थान प्रयाग में, उसके आगे जो नदी बहती है उसका नाम गंगा ही है। तो यह रिकॉर्डिंग मत करो, आप इधर सुनो। उस गंगा में आगे सरयू मिलती है, आगे गंगा ही बहती है, गंडकी मिलती है, कोसी मिलती है, बड़े बड़े नदियां छोटी खूब मिलती है, समुद्र तक गंगा ही पहुंचती है। तो भारत की संस्कृति गंगा ही है। टावर ने वही कहा हिंदू है पहचान, सामंजस्य और एक एकता का भाव पक्का रहा, तो फिर लोगों को आपस में लड़ाई कराने के तत्व सक्रिय होंगे, वे सफल नहीं होंगे। एक गुरु जी थे, आश्रम था, साधना चलती थी, अनेक शिष्य वहां अपना अध्ययन कर रहे थे। दो उनके बड़े पट्टे शिक्षक खास शिक्षक थे, सबसे सीनियर वो थे। और अब गुरु का शरीर थकने लगा तो आगे दो में से किसी एक को वो गाली मिलेगी, ऐसी सबकी कल्पना थी, लेकिन दोनों के आपस में पड़ती नहीं थी। साथ आए झगड़ा शुरू, तो आश्रम का सारा वातावरण खराब होने लगा। गुरु ने अनेक प्रकार समझाया, लेकिन कुछ परिणाम नहीं हो रहा था। वो भी थक गए, क्या करे, हताश हो गए। इतने में उनके पुराने मित्र ऐसे विचरण करते करते आए। अब पहले के जमाने लोग ज्यादा तो पहले ही आते थे, तो फिर आने के बाद एक महीना वगैरह रहते भी थे, तुरंत सुबह आए शाम को, ऐसा होता नहीं था। तो देखा उन्होंने अपने मित्र जो जहाँ के गुरु है बड़े चिंता में है, पूछा क्या बात है। देखो ना, ये मेरे दोस्त है, बड़े सीनियर है, अच्छे है, आध्यात्मिक साधना में बहुत आगे हैं, और इतने सीनियर को मैं बाहर जाने के लिए कहेंगे कि इनकी आपस में बढ़ते झगड़े करते रहते हैं। उन्होंने कहा क्या करें, ऐसा करो आश्रम के सारे कामों का आपस में बांट दो, तो साथ आएंगे नहीं। उनका लगा अच्छा विचार है। तो एक को कहा कि तुमको गौशाला का काम देखना है, दूसरे ने उधर दखल नहीं देना, एक को सारा रसोई घर देखना है, एक ने खेती का काम देखना, एक ने सारी जल व्यवस्था को देखना, एक ने सारे आश्रम की साफ सफाई करना, एक ने मंदिर की पूजा करना, ऐसे काम बांट दिए। तो साथ आने का सवाल नहीं, झगड़ा नहीं, लेकिन गुरु जी की सेवा करना, पैर दबाना, मालिश करना, इसका बड़ा महत्व था। दोनों ने कहा ये तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो गुरु को विचार आया ऐसा करते करो। तो एक शिष्य को कहा तुम मेरा बाया पैर, बाया हाथ, बाया हिस्सा, इसको अच्छी मालिश करना। दूसरे को कहा तुम दाहिने की करना। तो 19 इसने जितना तेल आया, कितना समय मालिश की, उससे ज्यादा मैं करूंगा। उसमें गुरु जी आपत्ति नहीं थी, लेकिन पहले कौन, तो हमेशा बाया वाला पहले कौन, पहले क्यों, मैं क्यों नहीं। उन्होंने फिर ऐसा ऑडियो चलता दिल्ली में, ऐसा सोमवार को एक आएगा, मंगल को दूसरा आएगा, ऐसा शुरू किया। और कहने फिर धीरे धीरे इनके मन में मैं गुरु की सेवा कर रहा हूँ, यह भाव लुप्त होकर मेरा बाया हिस्सा, बाया पैर, बाया हाथ सारा, उसका एक महत्व कर गया, उसका दाहिना, उसको मेरा दाहिना, उसका बाया, मूल भाव भूल गए। अब बाएं हिस्से की सेवा करने वाले शिष्य को रात्रि को गुरु जी को दूध देने का भी काम था। एक बार दूध लेकर आया, वो गरम दूध हाथ में लेकर आया, थाली में गिलास रखकर दरी बिछाई थी, वहां थोड़ा धागा निकला था, उसका अंगूठा वहां फंस गया, लड़खड़ाया और दूध गुरु जी की दाहिनी जंघा पर गिरा। दूध इतना गर्म था कि जंघा जल के खूब वेदना हुई। जोर से गुरु जी चीखे। चीख सुनकर वो दाहिने हिस्से की सेवा करने वाला शिष्य दौड़कर आया, क्या हुआ देखने के लिए। हुआ क्या था, तो गलती से गर्म दूध गुरु जी की जंघा पर गिरा था। तुरंत गर्म वाला पट्टी करना चाहिए।
उसने क्या देखा, ये नजर का फर्क आता है। उसने देखा कि बाएं हिस्से की सेवा करने वाले शिष्य ने जानबूझकर गुरु जी के दाहिने जंघा पर झूम गिराया। उसको बहुत गुस्सा है। मेरा दाहिना, गुरु के दाहिने, मेरे दाहिने हिस्से वाला गुरु की जंघा पर इसने जानबूझकर गरम दूध गिराया है। क्या समझते अपने आप को? कितना गुस्सा आया। क्रोध में क्या, क्रोधा होते सम्मोहा, सम्मोहा श्रुति विभ्रमः, श्रुति भ्रंशात् बुद्धिनाशः। इस क्रोध में उसने वहां पे छोटी ली और गुरु जी के बाएं जगह पर मारी जोर से। इसको गुस्सा आया। गलती सुबह समझता नहीं है, क्या मूर्ख है। एक छोटी उसके लिए वो दाहिने जगह मारा है, बाएं गुरु जी अकेला है। आप कैसे देश की एकता का आधार भूल गए तो जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांतों के नाम पर, प्रदेश के नाम पर झगड़े लड़ लो और लड़ भिड़ने लो। इस एकता का आधार मजबूत करना ये बहुत महत्व की बात है। और मुझे समाज को लौटाना है। समाज से मुझे बहुत मिलता है। मैं जितना समाज के लिए जो मैं मुआवजा कहिए, मूल्य है, वेतन में ले रहा हूं, मुझे उससे अधिक लौटाना है। इसलिए विवेकानंद केंद्र की प्रार्थना में श्लोक है, जीवने यावत आदानम स्यात् प्रदानम ततोधिकम। मैं जीवन में जितना ग्रहण करता हूं उससे अधिक मैं अधिक दे सकूं, इति एष अस्माकं प्रार्थना भगवान परिपूर्यता। तो एकता का आधार, सब समानता का भाव, मुझे समाज को वापिस लौटाना है। वो मेरे पास आएगा। शतहस्ते समार सहस्रहस्ते विचरी कहा है। ये सिखाना, मैं नौकरी मांगने वाला नहीं, मैं जॉब क्रिएट करने वाला बनूंगा, ऐसी दृष्टि देना। इस प्रकार के एक्स्ट्रा कोचिंग वोकेशनल क्लासेस हम हमारे जो भवन है वहां पर हमारे इतना बड़ा एसेट है, हमारे पूर्व छात्र आकर उनको सिखा सकते हैं। एक दिशा देने की जरूरत है बस। मात्र लोग समझदार हो गए। एक भेड़ चाल लोग दौड़ जाते हैं उसके बदले में। और खेती करने वाले जो है, तो खेती करने वालों को हम खेती में अच्छे गुड प्रैक्टिसेस क्या है जो आधुनिक है, सस्टेनेबल है, दूसरों में नकल करके नहीं। पंजाब में इतनी बड़ी हरित क्रांति हुई। आज भटिंडा से अजमेर जाने वाली ट्रेन को लोग कैंसर एक्सप्रेस कहते हैं। इतने कैंसर के पेशेंट वहां पर है। जमीन, पानी, अन्न इतना दूषित हुआ है। देशी गाय की नस्ल का, देशी नस्ल की गाय है, उसका A2 मिल्क का कितना महत्व है। यह विद्यालयों में उसका महत्व समझाएगी। न्यूजीलैंड में 1993 में उनके ध्यान में आया कि बच्चों में डायबिटीज खूब बढ़ रहा है। तो उन्होंने खोज की, वहाँ होल्स्टन जर्सी जो काऊ नाम का प्राणी है, दूध देता है। दूध देने वाला हर जानवर, दूध गाय तो नहीं होता ना, भैंस गाय नहीं है, बकरी गाय नहीं है, ये काऊ भी गाय नहीं है, ये काऊ है, जर्सी काऊ। गाय तो गाय भारतीय है, जिसका मिल्क A2 टाइप का होता है। उनके ध्यान में आया ये जर्सी होल्स्टन काऊ नाम का जो प्राणी जिसका दूध उपयोग कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। A1 टाइप का दूध होने के कारण बच्चों की रोग प्रतिकार शक्ति कम होती है, डायबिटीज बढ़ रहा है, जुवेनाइल डायबिटीज। अब बड़ी मात्रा में गिर गाय वहां पर जा रही है। ब्राजील में बड़ी मात्रा में गिर गाय जा रही है क्योंकि उसका A2 मिल्क है। वहां गिर गायों के ब्रीड को इंप्रूव करने के प्रयोग हो रहे हैं। हमारे यहाँ आज भी इसका अंतर पता नहीं है। एक दिल्ली की पत्रकार महिला मेरे संपर्क में, उनका बेटा आज 25 साल की उसकी आयु है। मैंने कहा मेरे पास व्हाट्सएप से जानकारी आई है, उसको सत्यापन तो मेरे जाकर मुझे रिपोर्ट दो। ये न्यूजीलैंड, ब्राजील, A2 मिल्क, A1 मिल्क सारा उसने खोज की। जब मुझे मिली तब उन्होंने कहा सर मेरी तो आंखें खुल गई है। उसका बेटा जब यहाँ पर 16 साल का था तो हम तीनों एक जगह एक बार
खाना खाने बाहर गए थे, तो उसको डायबिटीज था, उसने स्वीट नहीं लिया था। उसने कहा सर मेरी आंखें खुल गई, ये बेटा जब पैदा हुआ तो मेरे पति घर में 2 जर्सी गाय लेकर आए थे। आज मुझे पता चला ये इसको डायबिटीज क्यों है इतनी छोटी आयु में। तो मेरा कहना है कि सारी बातों को हम अगर ठीक से वैज्ञानिक आधार तथ्यों के आधार पर हम ठीक समझाते हैं, उनको सोर्स ढूंढने के लिए कहते हैं। आजकल की पीढ़ी ऐसे तुरंत गूगल करेंगे, चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, सोर्स बताएंगे। ऐसी अनेक विषयों में हम एक जागृति ला सकते हैं, जीवन की दिशा दे सकते हैं, मूल्य निर्माण कर सकते हैं। और जो भारत संपन्न समृद्ध औद्योगिक भारत था, सारा समाज उद्योग करता था, उद्योग यानी कारखाना नहीं है, अपने अपने यहाँ स्थानीय उद्योग शुरू हो सकते हैं। ऐसे क्लस्टर ऑफ विलेजेस को लेकर शुरू करना, ऐसा एक नए भारत के निर्माण करने की दृष्टि से इनकी मानसिक तैयारी करना, उनको स्किल सिखाना, उनको विश्वास दिलाना और एक ध्येय एक जीवन में देने का प्रयत्न करेंगे। गपशप संवाद के माध्यम, कभी हम संवाद करें, कभी आचार्य करें, कभी पूर्व छात्र करें, कभी एक्सपर्ट आकर करें, और अपने भवन का जितने हमारे 4-5-6 एसेट्स का हमने चर्चा की उसका ठीक से डेटा एनालिसिस करते हुए हम योग्य व्यक्तियों को योग्य समय पर उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए कुछ लोगों को थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा पैसा, हम इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, थोड़ा पैसा इसमें लगेगा। तो इसका ये डेटा एनालिसिस का महत्व बहुत है। और अभी देश में बड़ा परिवर्तन आ रहा है, समाज की ऐसी बातों की स्वीकार करने की वृत्ति बढ़ रही है। इसमें हमको हमारी गति बढ़ानी पड़ेगी। अब तक हम जो करते आ रहे थे वही करते नहीं रहना है। एक आखिरी बात कहकर वही बात पूर्ण करूंगा। मैं जब गुजरात का प्रांत प्रचार था तो पूज्य सुदर्शन जी सरसंघ के चालक थे। अहमदाबाद आकर पालनपुर जाना था, 3 घंटे का रास्ता है, अच्छा रास्ता है, चौड़ा। हमारे कार्यालय में टाटा सुमो नाम की कार थी इस कंपनी की। तो शाम को सरसंघ करके आने वाले थे, सुबह 2:30 बजे निकलना था। लेकिन कार्यालय जो ड्राइवर था कार का, उसको शाम को अचानक तेज बुखार है। तो कार्यालय प्रमुख ने कहा कि इसको नारायण नाम का उसको बहुत बुखार है, वो कल गाड़ी नहीं चला सकेगा। लेकिन रात बाकी मैंने कहा दूसरा ड्राइवर को ढूंढो। उन्होंने ड्राइवर को ढूंढा, एक ड्राइवर रात को आ गया, 10 बजे सो गया। सुबह हम चले और टाटा सुमो गाड़ी थे, 5 गियर चलते हैं, अत्यंत चौड़ा मस्त खुला रास्ता है। मैंने देखा ये ड्राइवर जो है ये 40 के स्पीड में गाड़ी चला रहा है और तीसरे गियर में चल रही है। थोड़ी पूछताछ की मैंने उससे, तो वहाँ साबरकांठा जिला है गुजरात में, वो ट्राइबल एरिया है, वहाँ महिंद्रा की जीप चलती है और कहीं भी गाड़ी लोग रोकते हैं, चढ़ते हैं, कहीं उतरते हैं, और रास्ते ऐसे है तो महिंद्रा की जीप में 3 ही गियर रहते हैं। इसने 20 साल तक इसका ड्राइविंग का अनुभव था, लेकिन 3 गियर वाली गाड़ी चलाई थी उसने, और 40 किलोमीटर अधिक स्पीड में गाड़ी चलाई तो कभी काम नहीं बना उसको। हर बार इसको इसका अत्यंत अनुभवी ड्राइवर था, ड्राइविंग सेफ था कोई, लेकिन अब बड़ी गाड़ी आई है, रास्ता खुला है, जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन मेरे ध्यान में आया इसको बहुत वक्त, मैंने गाड़ी रोको भैया, 1-आधे घंटे में ध्यान में आया, उसको पीछे बैठाया, मैं गाड़ी चलाई मैंने, और 5वें गियर में 120 स्पीड में हम जल्दी पहुंचे। तात्पर्य क्या है, 20 साल पहले की स्थिति अलग थी, अब अलग है, गियर बदलना पड़ेगा। तुम्हारी गियर बदल के आई है क्या? नहीं तो ड्राइवर बदलना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ड्राइवर गियर बदलोगे तो पहुंच जाओगे, ड्राइवर बदल करोगे। लेकिन नई परिस्थिति है, नई अनुकूलता है, इतना बड़ा एसेट है, उसका उपयोग करके आप 5वें गियर में गाड़ी जा सकती है, फिर तीसरे गियर में गाड़ी चलाना
इसमें बुद्धिमानी नहीं है। तो अरे टाइम ही बजा रहे, 2 बजाओ। गियर बदलो, गियर बदलो, गाड़ी थोड़ी जा रही है। फिर योजना अच्छी करो। एक बात केवल मैंने सुना था, मुझे कुल्हाड़ी से एक पेड़ काटना है, उसको अगर 8 घंटे लगते हैं तो मैं 6 घंटे उस कुल्हाड़ी को अच्छी धार बनाने में लगाऊंगा, तो 2 घंटे में पेड़ काट जाएगा। प्रिपरेशन, प्लानिंग, ये हमने तो कुल्हाड़ी उठाई, ठोकना शुरू किया, 8 घंटे में टूटेगा तो सही, मेहनत बहुत पड़ेगी। If I need 8 hours to cut a tree, then I will spend 6 hours in sharpening my axe. हम पूर्व क्या करें, डेटा का बात भी इसलिए कर रहा हूँ, डेटा एनालिसिस सारा ठीक से उपयोग करेंगे, थोड़ा समय लगने दो। तो ये पूर्व तैयारी में अधिक समय लगेगा, तो प्रत्यक्ष काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये सूत्र ध्यान में रखिए। तो मुझे लगता है हम 5वें गियर में आसानी से, कंफर्टेबली, शीघ्रता से अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, इफ यू यूज ऑल द एसेट्स प्रॉपर्ली। धन्यवाद।